हम्म। कल हम लोग शुरू किए थे पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स यानी कि राजनीति विज्ञान, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। आगे चल के एक राजनीति विज्ञान बनता है, इसी को पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। आगे चल के अभी सिविक्स आप बोल सकते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, इकाई 1 में। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में हमने आपको कल बताया था कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है। ये भी हमने बताया था इतिहास में। नहीं, किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना बड़े संघर्ष के बाद हुआ है। हमारे देश में भी वही हाल है, श्रीलंका में वही हाल है, बेल्जियम में वही हाल है, अमेरिका में वही हाल है, ब्रिटेन में वही हाल है। हर जगह जहां भी लोकतंत्र चल रहा है, बिना संघर्ष का लोकतंत्र नहीं। और जब लोकतंत्र में आता है तो वहां सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को हिस्सेदारी देना। अगर यह काम लोकतंत्र में नहीं हो पाता है तो वह लोकतंत्र सफल नहीं है। तो वैसे हमने कहा था आपको कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के रूप में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। वो भी एक सत्ता की साझेदारी का ही है। ये पैरेलल सरकार है, एक ही सरकार है, और एक ही सरकार की सारी शक्तियों को एक हाथ में न दे करके, एक संस्था को न दे करके अलग अलग भाग में बांटा गया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये पैरेलल अंग है तीनों सरकार के। और ये तीनों भाग अलग अलग है एक दूसरे से, और तीनों एक दूसरे से निर्भर भी है, और तीनों एक दूसरे पर अंकुश भी लगाते हैं। तो यहाँ सत्ता की साझेदारी बढ़ाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बनाया गया है। सत्ता की साझेदारी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमने 2 देशों का एग्जाम्पल कर दिया था। एक बेल्जियम का, और एक श्रीलंका। हमने आपको दिखाया था कि बेल्जियम में जातीय समीकरण क्या है और श्रीलंका में क्या है। यहाँ फ्रेंचों की संख्या कुल मिलाकर ज्यादा है। फ्रेंच बोलने वाला नहीं, डच बोलने वाला है। डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है। इसके अलावा जर्मन बोलने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। तो ये लोग अपनी भाषा के आधार पर इन्होंने राज्य का बंटवारा नहीं किया, देश का बंटवारा नहीं किया। ये लोग बड़ी समझदारी से काम किए और अपने हर सरकार में बराबरी का हिस्सेदारी लेते हुए इन लोगों ने बड़ी समझदारी से, जो वहाँ गृह युद्ध होता, कलह होते, एक दूसरे पर वैमनस्य होता, झगड़े होते, इसको टाला इन लोगों ने और शांतिपूर्वक अपना जीवन आज तक बिता रहे। इसके उल्टा श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या ज्यादा थी और तमिलों की संख्या कम। इसके अलावा यहाँ ईसाई लोग भी थे जो दोनों भाषा बोलते थे। सिंहली की संख्या बहुत ज्यादा थी, 74%। तमिलों का 18%, ईसाइयों का 7%, शेष 1% अन्य लोग। इसमें भी 2 भाग में बटे हुए थे। 13% श्रीलंकाई मूल के तमिल थे और 5% भारतीय मूल के तमिल। तो इस तरह से ये 2 भाग में बटे। जब 1948 में इनको आजादी मिली तो यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई 1948 में। और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो अधिकतर लोग सहेली भाषा से ही आएंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, सरकार में इनका प्रतिनिधित्व ज्यादा था और इन लोगों ने इन माइनॉरिटी माने कि अल्पमत वालों का ध्यान नहीं किया और ये लोग सिंहली भाषा को राज्य
ये लोग सिहलियों को यह अधिकार दे दिया कि जितने सरकारी नौकरियां हैं, जितनी वैकेंसियां आएंगी सरकार में, सारे पद पर उन्हीं का अधिकार होगा। इस तरह से तमिल और ईसाई के किसी भी अधिकार पर कोई जोर नहीं दिया गया, उनको बहिष्कृत कर दिया गया। कालक्रम में धीरे धीरे ये तमिल लोग उपेक्षित जब महसूस करने लगे तो ये संघर्ष करने लगे, और ये जो है सो जब संघर्ष करने लगे तो दोनों तरफ से गृह युद्ध छिड़ गया। सिहली बहुत सारे मारे गए, तमिल भी मारे गए। इन लोगों ने तमिल ईम्ल नाम का एक संगठन बनाया और तमिल बाहुल क्षेत्र को कहा कि हमसे श्रीलंका से अलग कर दो, हम एक अलग देश बन जाएंगे। और इस तरह से यहाँ आज भी संघर्ष चल रहा है, यहाँ आज भी शांति बहाल नहीं हो पाई। लेकिन बेल्जियम में ये लोग डच लोग 59% थे और ये लोग 40% थे, और ये जर्मन वाले लोग 1%। और फिर भी इन लोगों ने, और ब्रुसेल में उल्टी स्थिति थी राजधानी में, वो भी हमने बताया था आपको। ब्रुसेल में 80% फ्रेंच वाले बढ़ रहे थे। ये तो क्षेत्रीय भाग, ये फ्लेमिश में रहते थे। फ्लेमिश नाम का एक क्षेत्र है, ये बोलेनिया में रहते थे। बोलेनिया क्या है? एक क्षेत्र है, और ये दोनों तरफ रहते तो। और लेकिन ब्रुसेल इसकी राजधानी थी, यहाँ उल्टा स्थिति था। ब्रुसेल यहाँ पर डच की संख्या ज्यादा नहीं थी, यहाँ फ्रेंचों की संख्या 80% फ्रेंच लोग और 20% डच लोग थे। क्षेत्रीय स्तर पर अधिक बड़े क्षेत्र में फ्लेमिश लोग 59%, पूरे देश के हिसाब से देखेंगे तो 59%। फ्रेंचों की संख्या पूरे देश में 40%। लेकिन राजधानी के साथ जो निवास करते थे लोग, उसमें जातीय समीकरण उलट गया। यहाँ फ्रेंचों की संख्या बढ़ गई थी, डचों की संख्या कम हो गई। तो ये लोग विवाद से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि ब्रुसेल में जो केंद्रीय सरकार बनी, उसमें इन दोनों जाति के लोगों ने, चाहे संख्या किसी का 80% हो, किसी का 20%, दोनों ने स्वीकार किया कि हम लोग सत्ता में बराबर का हिस्सेदारी बनेंगे और दोनों भाषा बोलने वाले लोगों का समान संख्या में मंत्री बनेंगे। और अगर संविधान में कभी कुछ संशोधन करना होगा, कानून बनाना होगा, तो दोनों भाषा के मंत्रियों के बहुमत से ही बनेगा। किसी एक भाषा के मंत्री के बहुमत से कोई बिल पास होने पर उसको पास नहीं किया जाएगा। दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों के बहुमत से कोई विधेयक पास होगा, संविधान में संशोधन। और क्षेत्रीय भाग जो था डच वाला फ्लेमिश और फ्रेंच वाला बोलेनिया, इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया। और राज्य का दर्जा दे करके केंद्र सरकार के बहुत सारे अधिकार को छीन करके इनको अधिकार दे दिए गए। एक तरह से ये केंद्र के अधीन नहीं रहे, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में काम कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ शांति बहाल की गई। इसके अलावा एक संस्था और इन लोगों ने बनाया सांस्कृतिक सामुदायिक स्तर पर, जिसमें सारे लोग मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर सदस्यों को चुनते हैं। अलग से सरकार बनाने के अलावे सामुदायिक स्तर पर चुनते हैं और सभी भाषा के लोग चुनते हैं। और इस सामुदायिक स्तर की जो सरकार है, उसका काम है कि हर भाषा के लोगों की संस्कृति, धार्मिक, भाषाई आदि के देखभाल करे, उनके विकास पर ध्यान दें। और इस तरह से बेल्जियम वालों ने जो अशांति था, जो गृह युद्ध था, जो झगड़े थे, उसको टाला और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी जीवन जी रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि उल्टा हो गया श्रीलंका में। ये दोनों स्थितियां हमने कल देखा था। तो इसी में एक शीर्षक दिया है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो कि हम इसी में समझा चुके हैं आपको। इसमें कोई अलग चीज नहीं है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद,
इसमें हम समझा चुके हैं आपको कि श्रीलंका का जो जातीय समीकरण है उसमें सिंहलियों की संख्या ज्यादा है, और वहां की सरकार जब बनी, लोकतंत्र की स्थापना हुई 1948 में, तो यहाँ पर सिंहलियों के अधिकार पर ही विशेष जोर दिया गया। बाकी क्षेत्रों के तमिल और ईसाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न उनके अधिकार पर, न उनके भाषा पर, न उनके धर्म पर, और न ही उनके सरकारी नौकरी आदि पर। इस तरह से इनके भावनाओं को, इनके भाषाओं को, इनके क्षेत्रीय स्तर को चोट पहुंचाया गया, इनको उपेक्षित किया गया। तो ये महसूस करने लगे कि हम अपने ही देश में बेगाने बन गए। तो इनको यह महसूस होने लगा कि हम अपने ही देश में बेगाने बन गए हैं, और इसलिए इन लोगों ने ये सिंहलीवादी जो था, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की जो सरकार बनी, इससे वहां गृह युद्ध छिड़ गया, कलह हो गए, और दोनों में जो है सो बार बार झगड़े होते रहते हैं। अभी भी चल रहा है यह झगड़ा, और शांति बहाल आज भी नहीं हो पाई। और वहां तमिल वाले लोग आज भी अलग तमिल इल्म सरकार का गठन करके, पैरेलल सरकार की तरह गठन करके अलग देश की मांग आज भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये लोग नहीं सुधारते, इसी में दिया है बेल्जियम की होशियारी, ये इसी में दिया है, अगले शीर्षक के रूप में बेल्जियम की समझदारी दिया है। बेल्जियम की समझदारी, ये भी इसी में आप समझ चुके हैं। देखिए, श्रीलंका वालों ने अपनी समझदारी नहीं दिखाई, अपनी मूर्खता का परिचय दिया, ये बहुसंख्यकवाद को अपना लिया, सिंहलियों की भलाई पर जोर देने लगा। बाकी जो अल्प मत वाले थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तमिल और ईसाई पर। इन पर तरह तरह के जुर्म किए गए, इनको जो है सो कोई अधिकार नहीं मिला राजनीति में भाग लेने का, या इनको समानता का अधिकार नहीं था, इनको सरकारी नौकरियों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस तरह से इनको उपेक्षित किया गया और सिंहलियों को विशेष दर्जा दिया, जिससे यहाँ पर जो है सो गृह युद्ध छिड़े, अशांति फैला। अभी भी समय समय पर गृह युद्ध होते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों को दोनों तरफ, दोनों पक्ष के बहुत सारे लोग मारे गए। जब गृह युद्ध होता है, अशांति फैलता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल कम संख्या वाले ही लोग मारे जाएंगे, दोनों तरफ के लोग मारे गए। और आज भी वो मारकाट चल रहा है, अभी भी शांति बहाल नहीं है। बहुत सारे लोग वहां से, श्रीलंका से डर करके भाग करके दूसरी जगह शरणार्थ, जबकि बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई? इसने बहुत ही समझदारी के साथ, चाहे किसी भी जाति की संख्या कितनों हो, बराबर हिस्सेदारी सरकार में लेना स्वीकार किया। देखिए, ब्रुसेल राजधानी के पास, केंद्रीय राजधानी के पास फ्रेंचों की संख्या 80%, डचों की संख्या 20%। फिर भी लोगों ने यह समझदारी दिखाई कि चाहे संख्या किसी के कुछ भी हो, हम लोग बराबर संख्या में केंद्र सरकार में मंत्री रखेंगे, और किसी भी बिल को पास करने के लिए, विधेयक बनाने के लिए दोनों भाषा के बहुमत से पास होना चाहिए। अगर एक ने बहुमत से पास नहीं किया, एक ने किया, तो वह बिल नहीं बनेगा, वह जो है सो संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। क्षेत्रीय जो भाषा के आधार पर जो क्षेत्रीय भाग थे, जिसमें डचों की संख्या ज्यादा थी, फ्रेंच की संख्या ज्यादा थी, इसको राज्य सरकार के रूप में अलग दर्जा दे दिया गया, विशेष अधिकार दिए गए इनको, जिससे कि दोनों शांत रहे। और इस तरह से केंद्रीय सरकार में दोनों का बराबरी हिस्सा, क्षेत्रीय सरकार में जिसकी जो संख्या ज्यादा थी, वहां पर क्षेत्रीय सरकार बनाकर उनको अधिकार दिया गया, और इस तरह से समझदारी करके यहाँ शांति पाया। तो बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति से ही ये जो स्थिति है, इसी में बेल्जियम की समझदारी, और श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, दोनों शीर्षक आपका स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें बेल्जियम ने समझदारी दिखा करके इसमें 4 पॉइंट दिया है कि बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई, जो हम बता रहे हैं वही दिया है। पहला पॉइंट दिया है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, जो अभी हमने बताया आपको।
कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई का टकराव है, दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। अभी हम बता चुके हैं। दूसरी समझदारी है कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों को क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दिया गया, ये मीन्स और बोलेनिया, ये भी हम बता चुके हैं आपको। तीसरा है ब्रुसेल में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, एक अलग सरकार बनाया गया है, सामुदायिक सरकार। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मैंने केंद्र में दोनों लोग समान अधिकार स्वीकार किए, तो यहाँ पर शांति बहाल होगी। तीसरा या चौथा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार का गठन हुआ, जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे वो जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। सामुदायिक सरकार अलग अलग है, फ्रेंचों का अलग, डचों का अलग, जर्मनों का अलग, और अलग अलग समुदाय बनाते हैं और उसका काम है संस्कृति, शिक्षा, भाषा, ये सब का देखभाल करना और उसका विकास करना। और इस तरह से बेल्जियम में समझदारी से अशांति को, गृह युद्ध को टाला और बड़े आराम से वहां एक सरकार चल रही है। ये आप दो टॉपिक में देखिए। अगले टॉपिक में है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये अगला टॉपिक है। इसको भी हमने थोड़ा बहुत पहले ही बोलने के क्रम में डील कर दिया है कि जहां भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र सरकार का मतलब ही होता है, लोकतंत्र या जनतंत्र का, कि इसकी शक्तियां जनता के हाथ में निहित हो। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सारी शक्तियां जनता के हाथ में निहित हो। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ शासन होता है। लोकतंत्र में यह कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक शक्तियों का बंटवारा हो, ताकि हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, चाहे वह कम संख्या वाला हो, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो, सबकी भागीदारी सरकार में सुनिश्चित है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम जो है सो सरकार का में सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि पहले से लोगों को यह धारणा थी कि सत्ता में साझेदारी नहीं हो सकती है लोगों को, क्योंकि अगर जो ही हम सत्ता में साझेदारी करते हैं तो किसी भी चीज को निर्णय लेने में, किसी भी कानून को बनाने में बहुत देरी लगेगी। इसलिए पहले यह विश्वास किया जाता था कि सत्ता की साझेदारी नहीं हो सकती, लेकिन अब सामने आया है कि सत्ता की साझेदारी हो सकती है, और सत्ता के साझेदारी के बिना अमन चैन भी कायम नहीं हो सकती। अगर किसी देश में आप शांति बहाल करना चाहते हैं, अपने देश की तरक्की चाहते हैं, हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं, तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी एक प्रकार का प्राण है। अगर आप लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नहीं बढ़ाते हैं तो वह लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता कभी। इसमें दो पक्ष दिए जाते हैं कि सामाजिक टकराव को आगे बढ़कर और हिंसा को रोकने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ये पहला तर्क है। इसमें यह माना गया कि बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज का ख्याल रखना होगा, उसके लाभों को ध्यान देना होगा, तब जाकर के कोई भी अस्थिर सरकार बनेगी। दूसरा पक्ष है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है,
तो यह दिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र वही होता है जिसमें हर जनता का अधिकार सम्मिलित हो, जिसमें हर व्यक्ति को अपना अपना अधिकार यह लगे कि हर व्यक्ति सरकार के में अपना हिस्सा बटा रहा है, कोई भी व्यक्ति उपेक्षित महसूस न करे। लोकतंत्र में सत्ता की पूरी शक्ति जनता के हाथ में होती है। अतः दूसरा है कि लोकतंत्र का एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो एक को युक्तिपरक और एक को नैतिक तर्क कहते हैं। तो लोकतंत्र के आधार पर सत्ता की साझेदारी जो लोग मानते हैं उसको नैतिक तर्क कहते हैं, और सामाजिक आधार पर जो मानते हैं कि सबको समान अधिकार मिले उसको युक्तिपरक तर्क कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी के यही दो तर्क दिए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के कितने रूप हो सकते हैं? पहला रूप है इसमें क्षैतिज, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। देखिए ध्यान से कि सत्ता के साझेदारी के कई रूप हो सकते हैं। पहला सत्ता का साझेदारी का रूप है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। जिन देशों में लोकतंत्र है उनमें अधिकतर दो स्तर की सरकारें होती हैं। अधिकतर देशों में दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक को हम कहते हैं केंद्र सरकार, या इसी को हम कहते हैं संघ सरकार। केंद्र सरकार या संघ सरकार। और इस केंद्र सरकार या संघ सरकार का सत्ता को बंटवारा करने के लिए एक ही व्यक्ति या एक ही समुदाय के पास सारी शक्तियां न आ जाए, इसके लिए सत्ता का क्षैतिज बंटवारा का प्रावधान किया गया। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन संस्थाएं, तीन भाग बनाए गए हैं सरकार के। ये पैरेलल है, क्षैतिज है, समान है, तीनों अंग समान है। ये केंद्रीय सरकार के तीन अंग बनाए गए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका सारी शक्तियों का प्रयोग जरूर करता है, लेकिन यह विधायिका पर निर्भर है, लोकसभा और राज्यसभा पर निर्भर करता है। उसके बिना वह एक कदम नहीं चल सकता। इसका काम है कानून बनाना विधायिका का, और वह कानून बनाकर इन पर भी अंकुश रखता है। इसके अलावा न्यायपालिका है जो इन्हीं के बराबर शक्ति रखता है। इसका काम है कि दोनों पर अंकुश लगाना। विधायिका ने जो कानून बनाया है उसकी जांच न्यायपालिका करती है कि वह संविधान के अनुसार बना है या नहीं बना है। और यह न्यायपालिका को अधिकार होता है, भले ही कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन करती है, लेकिन न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका के कार्यों का समीक्षा करे, उसके गलत कार्यों का पर रोक लगाए। इस प्रकार तीनों अंग बटे हुए हैं समान रूप से सरकार के, केंद्रीय सरकार के, जिसको हम सत्ता का क्षैतिज बंटवारा करते हैं। दूसरे ढंग से सरकार का ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा भी किया गया है लोकतांत्रिक देशों में। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज नहीं बल्कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा। इसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक देशों में केंद्र सरकार के अलावे राज्य सरकार, उसके पैरेलल उसके नीचे
राज्य सरकार का गठन किया गया और दोनों सरकारों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया और ये भी एक तरह से अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। इस केंद्र सरकार के अधिकारों को छीनकर राज्य सरकारों को दिया गया। ऊर्ध्वाधर बंटवारा में राज्य सरकार आते हैं। राज्य सरकार के अलावे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तीसरे स्तर की सरकार है जिसको स्थानीय या स्वायत्त शासन कहते हैं। स्थानीय शासन जिसमें नगर पालिका, महानगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, आदि आते हैं। इस तरह से सत्ता का पहला बंटवारा क्षैतिज रूप में, दूसरा ऊर्ध्वाधर रूप में और तीसरा सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों के रूप में। सामाजिक समूहों के रूप में। जहां भी लोकतंत्र है वहां कई राजनीतिक पार्टियां होती हैं और ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में अधिकार जमाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहती हैं, संघर्ष करते रहती हैं और यह लोकतंत्र की एक प्राण है, जान है, क्योंकि किसी एक पार्टी का अस्थायित्व केंद्र सरकार में नहीं हो पाता है या राज्य सरकारों में भी नहीं हो पाता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी वह अच्छा काम न करे तो जनता अगले चुनाव में उसको उतार देती। तो सामाजिक समूहों के रूप में भी हम सत्ता का बंटवारा करते हैं। सामाजिक समूह का एक और रूप है कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अगर हमारे यहाँ जो अल्प जाति हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका भी, महिलाओं का भी हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए महिलाओं का सीट आरक्षित किया गया है, स्थान आरक्षित किया गया है। निम्न जाति के लोगों का स्थान आरक्षित किया गया है। दबे पिछले लोगों के का स्थान निश्चित किया गया है ताकि कोई भी जाति, कोई भी वर्ग अपने को उपेक्षित न समझे, सरकार से बाहर न समझे और वह सरकार में हिस्सा लेने का अपना एक गौरव प्राप्त करे ताकि देश में शांति बहाल हो सके, देश की उन्नति हो सके। तो इस तरह से सत्ता का 3 रूप है। साझेदारी का एक और साझेदारी का रूप दिया है दबाव समूह या आंदोलनों के द्वारा। दबाव समूह या आंदोलन के द्वारा भी सत्ता का बंटवारा होता है। अब आप कहेंगे सर दबाव समूह क्या है, आंदोलन क्या है? तो समय समय पर कई समाज में कई तरह की आवश्यकताएं उभर कर सामने आती है और जब कोई सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी या सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, उनकी आवाज को नहीं सुनती है, तो लोग इकट्ठे होकर आवाज बुलंद करने लगते हैं और जब आवाज बुलंद करने लगते हैं तो एक समूह बन जाता है जिसको दबाव समूह या आंदोलन करते हैं। शुरू में आंदोलन के रूप में आता है, बाद में वह संगठित होकर दबाव समूह के रूप में बदल जाता है और ये सारे लोग एक साथ मिल करके सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी मांग को जबरदस्ती रखने की कोशिश करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो इनके साथ बहुत सारे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी इनका सहयोग करने लगती हैं और अंत में सरकार को झुकना पड़ता है इन आंदोलनों और दबाव समूह के सामने और इनकी बातें मानकर
इनकी आवश्यकताओं को, इनके समस्याओं का हल करने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है। तो इस तरह से सत्ता के साझेदारी के रूप में हम 4 तरह का सत्ता का साझेदारी हम करते हैं। पहले तो संघ सरकार या केंद्र सरकार का गठन करते हैं, जिसमें 3 भाग बांटते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसको हम क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। हो गया इसमें? हाँ, तो हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर बंटवारा में राज्य सरकार, स्थानीय शासन आते हैं। इसमें भी जब केंद्र सरकार अलग हो गया, फिर राज्य सरकार दूसरे स्तर पर आया, फिर तीसरे स्तर पर स्थानीय शासन आया, और इस तरह से ऊपर से नीचे सत्ता का बंटवारा होता है। और तीसरे में सामाजिक समूहों के रूप में, जैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं और विभिन्न सामुदायिक लोगों को उसमें सत्ता में भागीदारी के लिए उनका स्थान सुनिश्चित किया जाता है। महिलाओं का स्थान, उसके बाद निम्न जाति का स्थान, दबे कुचले लोगों का स्थान, सबका अलग अलग क्षेत्रों से स्थान निश्चित होते हैं। उसके अलावा चौथा है दबाव समूह या आंदोलन। इनके द्वारा भी सत्ता का साझेदारी लोगों को निश्चित किया जाता है। तो इस तरह से सत्ता के साझेदारी के 4 रूप हैं और इनके द्वारा हम सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित करते हैं। तो इस लेसन में लगभग हम टॉपिक पढ़ा दिए हैं आपका जो भी था, और आप जो है सो इसका क्वेश्चन हल करेंगे, और जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा तो वो पूछ सकते हैं आप। इसमें जितना टॉपिक था हमने समझा दिया है आपको। एक ऐसे चुटकुला टाइप का दिया है, खलील की उलझन, इसी में दिया है, कहानी टाइप का दिया है, विक्रम बेताल वाला समझा के आप समझ सकते हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं, बाकी तो हमने समझा दिया आपको टॉपिक। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप। जो नहीं समझ में आएगा कल आप क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, राइट कर सकते हैं। दूसरा अध्याय हम कल